जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। आज इंडियन नेवी को डिलीवर हुए MS-60 रोमी हेलीकॉप्टर्स और INS विक्रांत। 2025 तक विकसित होगा भारत का हाइपरसोनिक व्हीकल। अगले साल तक रुस्तम 2 का प्रोजेक्ट हो जाएगा कंप्लीट। गृह मंत्रालय ने व्हीकल माउंटेड रिमोट कंट्रोल IED जैमर्स की खरीद को दी मंजूरी। और पाकिस्तान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी खतरे में। इंडियन नेवी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स का पहला बैच आज भारत पहुंच चुका है। हालांकि इस पहले बैच में हेलीकॉप्टर्स की संख्या को लेकर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि इस पहले बैच में केवल 2 ही MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स भारत पहुंचे हैं, और जबकि तीसरा हेलीकॉप्टर अगले महीने अगस्त के लिए शेड्यूल किया गया है। तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जिनमें यह कहा गया कि इस पहले बैच में 3 MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स आज भारत पहुंच चुके हैं। और इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी को लेकर जो ऑफिशियल पिक्चर शेयर की गई हैं, तो उसमें तो केवल 2 ही हेलीकॉप्टर्स दिखाई दे रहे हैं। अब बाकी इस पहले बैच में 2 हेलीकॉप्टर आए हैं या 3 हेलीकॉप्टर, तो इंडियन नेवी के ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद ही क्लियर हो पाएगा। और बाकी इन 3 हेलीकॉप्टर्स के अलावा जो बाकी के बचे 21 हेलीकॉप्टर्स हैं, तो उन्हें अलग अलग बैचेस में डिलीवर किया जाएगा और 2025 तक इन सारे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी। और इन हेलीकॉप्टर्स के पहले बैच की डिलीवरी US एयरफोर्स की स्पेशल एयर असाइनमेंट मिशन फ्लाइट द्वारा पूरी की गई है। और इंडियन नेवी ऑफिशियल्स के मुताबिक ये जो MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स है, तो इन्हें इनिशियली कोची में स्थित नेवल एयर स्टेशन गरुड़ में रखा जाएगा। और इंडियन नेवी की फ्लीट ऑपरेशंस में इनकी इंटीग्रेशन के लिए यहीं से इनके इंटेंसिव फ्लाइंग ट्रायल्स भी कंडक्ट किए जाएंगे। और बाकी अगर आप इस मल्टीपल मिशन कैपेबल MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आपको हमारा जवाब पता ही है कि इस पर ऑलरेडी वीडियो हमने पहले बनाई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसके माध्यम से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। और आपको ये भी बताते हैं कि जो ये MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स हैं, ये अत्याधुनिक हथियारों के साथ भी लैस होंगे, और जिसमें एक एडवांस प्रिसिशन किल वेपन सिस्टम लेजर गाइडेड रॉकेट भी शामिल है, जिसे BAE सिस्टम ने बनाया है। बाकी इसके अलावा AGM की 114 हेलफायर मिसाइल, कोंग्सबर्ग की नेवल स्ट्राइक मिसाइल और एथियोन के MK-54 टॉर्पीडोज, तो ये भी इस हेलीकॉप्टर के वेपन पैकेज का हिस्सा रहेंगे। बाकी इसके अलावा आज इंडियन नेवी से जुड़ा एक अपडेट ये भी है कि आज कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने इंडियन नेवी को भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत औपचारिक रूप से डिलीवर कर दिया है। और अब भारत की नई वॉर मशीन अगले महीने इंडियन नेवी की सर्विस में औपचारिक रूप से कमीशन होने के लिए तैयार है। कोयम्बटूर डिफेंस कॉन्क्लेव 2022 को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के डायरेक्टर श्री कैलाश कुमार पाठक की तरफ से बताया गया है कि भारत का हाई एंड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जो कि मैक 6 से मैक 8 तक की रफ्तार को हासिल करने में सक्षम होगा, तो इस हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म की 2024 और 25 तक विकसित होने की उम्मीद है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि द इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक खास बातचीत के दौरान HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री R माधवन की तरफ से बताया गया है कि HAL यूजर इवेल्युएशन ट्रायल्स के लिए तपस UAVs के करीब 6 और एयरफ्रेम्स को बनाएगी, और एक बार इन एयरफ्रेम्स के यूजर ट्रायल्स होने के बाद इनका प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाएगा। और यहाँ पे जिस UAV की हम बात कर रहे हैं वो रुस्तम 2 के नाम से भी मशहूर है। और बाकी HAL चेयरमैन का कहना है कि एक बार एयरफ्रेम्स तैयार होने के बाद फिर इन सभी को UAV में फिट किया जाएगा, और जो ये तपस UAV है, ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट करने में सक्षम होगा। इसकी रेंज करीब 250 किलोमीटर होगी, और इसे दिन और रात दोनों ही तरह के मिशंस में इस्तेमाल किया जा सकेगा। बाकी इसके अलावा इसमें 350 किलोग्राम की पेलोड कैपेसिटी होगी, और इसे खास तौर पर इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए इंटेलिजेंस, सर्विलियंस और रिकॉनासेंस मिशंस को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये भारत का पहला मीडियम एल्टीट्यूड का लॉन्ग एंड्योरेंस UAV होने वाला है। और रिपोर्ट के मुताबिक टोटल 76 तपस ड्रोन्स इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में इंडक्ट होंगे, 60 आर्मी में, 12 एयरफोर्स में और 4 नेवी में। और ये प्रोजेक्ट अगले साल तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। बाकी इसके अलावा द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ही HAL सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि तेजस MK-1A फाइटर्स के जो पहले उड़ान परीक्षण है, तो उन्हें इस साल मई के पहले सप्ताह से ही स्टार्ट कर दिया गया था। हालांकि इन फ्लाइट ट्रायल्स को सीक्रेट रखा गया है और इनके बारे में कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं की गई है। और सोर्सेज की तरफ से ये भी कहा गया कि तेजस MK-1A वाले वर्जन की पूरी प्रोडक्शन लाइन के लिए SP-25 और एक और एयरक्राफ्ट जो कि अंडर मॉडिफिकेशन है, तो उन्हें ही टेस्ट प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। MO इंडिया 2022 को संबोधित करते हुए इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे की तरफ से कहा गया है कि हथियार और गोला बारूद के मामले में हमारी दूसरों पर निर्भरता हमेशा से एक चिंता का विषय रही है, लेकिन अब हमें इस ट्रेंड को रिवर्स करना है, और जो अब हम देख रहे हैं वो काफी ज्यादा उत्साह बढ़ाने वाला है। और इंडियन आर्मी चीफ का यह भी कहना था कि फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन भारत को डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाने वाली महत्वाकांक्षा के लिए जरूरी है, और इन फॉरेन कंपनीज के साथ जो रिलेशनशिप है अब को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की है, यानी कि सह विकास और सह उत्पादन। और इंडियन आर्मी चीफ ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जिस हिसाब से युद्ध के तरीके बदल रहे हैं, जिस तरह का कंटेम्प्रेरी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट हो रहा है, तो ऐसे में इंडियन आर्म फोर्सेस को जरूरत है कि वे कन्वेंशनल और सब कन्वेंशनल दोनों ही तरह के डोमेन्स में अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें।
और उनका ये भी कहना था कि आत्मनिर्भरता उन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स में से एक है जिस पर किसी भी देश की सैन्य क्षमता टिकी हुई है। बाकी आर्मी से जुड़ा एक अपडेट ये भी है कि आज इंडियन आर्मी चीफ ने मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के प्रमुख के साथ एक मीटिंग कंडक्ट करी थी और इस दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉर्पोरेशन को और मजबूत करने के अलग अलग तरीकों को डिस्कस किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि इंटरनेशनल डिफेंस कॉर्पोरेशन के हिस्से के तौर पर इंडियन आर्मी द्वारा भी हाल ही में नाइजीरिया में स्थित इंडियन आर्मी की मोबाइल ट्रेनिंग टीम द्वारा नाइजीरियन आर्मी के काउंटर पार्ट्स के साथ जंगल सर्वाइवल और काउंटर टेररिज्म और इंसर्जेंसी स्किल्स को शेयर किया गया है। और बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ही चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। न्यूज 18 की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक वीवीआईपी सुरक्षा पाने वालों के लिए गृह मंत्रालय ने व्हीकल माउंटेड रिमोट कंट्रोल्ड आईडी जैमर्स को खरीदने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इस योजना की कुल लागत होगी 45 करोड़ रुपए। और इस योजना के तहत सीआरपीएफ इस रिमोट कंट्रोल्ड आईडी जैमर्स के साथ आने वाले करीब 10 व्हीकल्स को खरीदने की प्रोसेस स्टार्ट करेगी और इस तरह के हर एक व्हीकल की लगभग कीमत होगी 4.5 करोड़ रुपए। हालांकि न्यूज 18 की इस रिपोर्ट में इस बात को क्लियर नहीं किया गया है कि ये जैमर्स इंडियन इंडस्ट्री से लिए जाने वाले हैं या हम इन्हें दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करेंगे। इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है कि चेन्नई में आयोजित होने वाले 44th चेस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी टीम भारत भेजी थी और अपनी टीम भारत भेजने के बाद यह पाकिस्तान ने यह फैसला लिया है कि उनकी टीम इस चेस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। और पाकिस्तान ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि इस इवेंट के तहत जो टॉर्च रिले है वो जम्मू कश्मीर से भी पास हुई थी और इसलिए एक प्रोटेस्ट के तौर पर अब पाकिस्तान ने फैसला लिया है कि उनकी टीम इस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। बल्कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का यह भी कहना है कि वे इस मुद्दे को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के हाईएस्ट लेवल पर भी उठाएंगे। मतलब अब पाकिस्तान एक नया अंतर्राष्ट्रीय मंच ढूंढ रहा है अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। और पाकिस्तान के इस फैसले पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी रिस्पांस देखने को मिला है, जिसमें इंडियन ऑफिशियल का कहना है कि ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि पाकिस्तान ने अपनी टीम भारत भेजने के बाद भी फिर इस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट न करने का फैसला लिया है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पाकिस्तान इस प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल इवेंट को पॉलिटिसाइज कर रहा है। और पाकिस्तान के इस हरकत से एक बात तो साफ हो जाती है कि स्थिति कुछ भी हो, इवेंट किसी भी तरह का हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए मुख्य मुद्दा हमेशा कश्मीर ही रहता है। और जितना पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर करता है तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर एक दिन ऐसा भी आएगा जब पूरी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी पाकिस्तान पर इस बात को लेकर बैन लगा देगी कि अगर अब तुमने कश्मीर का नाम लिया तो तुम्हें ब्लैकलिस्ट किया, ब्लैकलिस्ट से भी नीचे अगर कुछ है तो वहां डाल देंगे। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 में पाकिस्तान ने जो चाइना से HQ-16 मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल्स खरीदी थी, जो कि पाकिस्तान के लिए सबसे महत्वपूर्ण एयर डिफेंस सिस्टम का काम भी करती है। तो रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि पाकिस्तान के इन चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को खुद चाइना भी सही नहीं कर पा रहा है और इन सिस्टम्स को फुली ऑपरेशनल रखने के लिए जो स्पेयर पार्ट्स चाहिए तो चाइना पाकिस्तान को एक जरूरी स्पेयर पार्ट सप्लाई करने में नाकाम रहा है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ऐसा ही आगे भी जारी रहता है तो फिर पाकिस्तान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए ये एक बड़ा खतरा बन सकता है। हालांकि पाकिस्तान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी कितनी जबरदस्त है वो तो अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखी थी। हालांकि चाइनीज सिस्टम के साथ इस तरह की दिक्कतें पहली बार देखने को तो नहीं मिल रही हैं, बल्कि ऐसी पहले भी कई रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि चाइना द्वारा कुछ देशों को जो उनके सिस्टम सप्लाई किए गए हैं तो सप्लाई करने के बाद उनमें कई सारी कमियां पाई गई हैं और जिन्हें खुद चाइना भी सही नहीं कर पाता है। और बाकी चाइना द्वारा पाकिस्तान के लिए HQ-16 के स्पेयर पार्ट सप्लाई ना कर पाने का एक कारण ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान चाइना से स्पेयर पार्ट्स फ्री में मांग रहा हो। लेकिन फिर भी हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए कोई टेंशन वाली बात है जब तक उनके पास 10th जनरेशन कम स्पेसशिप जंग फाइटर 17 उनकी फ्लीट में मौजूद है। और खैर बाकी अब समय है आज के इतिहास का। तो आज का ही वो दिन है जब 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई थी। बाकी आपके लिए आज का सवाल, इंडियन नेवी में सबसे हाईएस्ट रैंक कौन सी होती है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।